हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख मीन्स आप लोगों को पता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को लिखित रूप में रखना अभिलेख कहलाता है। वो कुछ भी हो सकता है। चूँकि यहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में बता रहे हैं तो यहाँ अभिलेख का मतलब है बालकों से संबंधित उसके अभिलेख को सुरक्षित रखना। शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बालकों के विकास के लिए किया जाता है। इन अभिलेखों का इस्तेमाल अगर लग रहा है बालक के विकास अवरुद्ध हो रहे हैं तो इन अभिलेखों के माध्यम से उसके विकास में हेल्प मिलती है। तो आइए पहले देख लेते हैं अभिलेख क्या है। अभिलेख द्वारा छात्रों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है तथा विशेष विषय में उनकी स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेख के माध्यम से उनकी वर्तमान तथा भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अभिलेख का मतलब है बालकों से संबंधित सभी सूचनाएं उस अभिलेख के अंतर्गत होती है और इसे किसी खास विशेष परिस्थिति में बालकों के विकास के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभिलेख के ही माध्यम से हम बालकों का वर्तमान बता सकते हैं कि बालक वर्तमान स्थिति में कैसा है और उसका भविष्य कैसा होगा। ये अभिलेख के माध्यम से ही हम बता सकते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत कुछ हेडिंग है वो देख लेते हैं। पहला है आपका अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष। ये बालक के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। जैसे एक छात्र शब्दों के संदर्भ में कितना ज्ञान रखता है यह मूल्यांकन के पश्चात ही ज्ञात होता है। क्योंकि बालक कितना ज्ञान किस विषय में रखता है उसका आकलन हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन के आधार पे ही हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि बालक को किसी विषय में कितना ज्ञान प्राप्त है। ये अब हिंदी के विषय में है तो इसके लिए वो हिंदी के 50 शब्द बालक को लिखने को दिए जाते हैं। उसके पश्चात जितने शब्द बालक लिखे हैं उनकी व्याख्या को ही लिखा भी है, उनकी व्याख्या को उतने अंक मानकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। उसने जितनी सही व्याख्या की है उसके मूल्यांकन के आधार पे अभिलेख तैयार किया जाता है। बालक को हिंदी विषय में इतने शब्दों का ज्ञान है। ये आपको क्लियर हो गया। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष में बस यही होता है कि बालक की विषय से संबंधित कितना ज्ञान है इसका मूल्यांकन करके अभिलेख तैयार करना। आइए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण। इसके अंतर्गत भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष दोनों ही आता है। यानी बालक का भावात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है और कौशलात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके मूल्यांकन के लिए छात्रों की मुख्य रुचियों, मान्यताओं और मूल्यन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि उसके बारे में मूल्यांकन हो सके। ये कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत हैं कि हम बालकों की रुचियों के बारे में जानते हैं कि उनकी रुचियाँ क्या है, खाली समय में क्या करना पसंद करेंगे, उनके रुचियों के बारे में जानेंगे और फिर उन्हें अभिलेख में लिख देंगे। ये उनका होगा भावात्मक पक्ष। इसमें आपका मान्यताएं और मूल्यन भी आएंगे, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या होता है ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो कि बालक की सामाजिक कुशलताओं, यांत्रिक और गणितीय कुशलताओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। इससे छात्रों के कौशलों के विकास की स्थिति का ज्ञान होता है। यानी बालक समाज में कैसे रह रहा है, कैसे उठ बैठ रहा है, इससे संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। समाज में अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए वो क्या कर सकता है। गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं और यांत्रिक उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे उसका कौशलात्मक पक्ष पता चलता है, वो अभिलेख में लिख दिया जाता है। तो इसमें आपके बालक के किसी विषय के बारे में अभिलेख तैयार होता है और जबकि संज्ञान सहगामी पक्ष के अंतर्गत बालक के कौशलात्मक और भावात्मक पक्ष के बारे में अभिलेख तैयार होता है। तो ये है आपके अभिलेख के दोनों पक्ष, आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, मासिक,
6 मंथ की जो परीक्षाएं होती हैं और जो 1 साल की परीक्षाएं होती हैं उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट दैनिक मूल्यांकन। दैनिक मूल्यांकन के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पे छात्रों के प्रगति के दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों द्वारा दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए ही है कि बालकों का दैनिक लेखा जोखा, बालक कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, इस सब को अभिलेख में लिखा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी अधिगम प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, यानी डेली उसका अधिगम देखता है, वो बालक कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसका अभिलेख तैयार करता है और आगे उसको किस तरह से अधिगम क्रियाएं कराई जाए। सब बालक सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि अधिगम यही चलना चाहिए तो यही चलाता है। अगर अधिगम क्रियाओं को चेंज करना उसको लगता है कि नहीं, दूसरा अधिगम क्रिया अपनाया जाए जिससे बालकों का अच्छे से विकास हो सके, तो वो उसे भी। तो ये प्राथमिक स्तर पे ही संभव है कि दैनिक मूल्यांकन करके उसका लेखा जोखा तैयार किया जा सके। नेक्स्ट है आपका साप्ताहिक मूल्यांकन। इसमें अध्यापक बालकों के साप्ताहिक क्रियाकलापों को देख के उसका मूल्यांकन करता है। बालक गिनती, पहाड़ा ये सब सीखता है, अध्यापक हफ्ते भर का उसका लेखा जोखा तैयार करके उसका मूल्यांकन करता है। और 1 हफ्ते का पूरा मूल्यांकन करने के बाद अध्यापक किसी परिणाम तक पहुंचता है और बालक को, अगर उसे लगता है कि बालक को उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है तो वो बालकों को उपचारात्मक शिक्षण देके उनके कठिनाइयों का निवारण करता है। तो ये साप्ताहिक मूल्यांकन के ही द्वारा संभव है कि 1 हफ्ते तक उसके क्रियाकलापों को देख के और फिर लगता है कि अगर ये बालक सही है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर उसमें कोई कठिनाई है तो उसको निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल होता है, इसीलिए साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मासिक मूल्यांकन। मासिक मूल्यांकन में अध्यापक बालकों के वाचन शक्ति, उनकी हस्तकला, उन्होंने कितना ज्ञान हासिल किया है, उनकी तर्क क्षमता कितनी है, इन सब का मूल्यांकन वो मासिक मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। मासिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका दैनिक मूल्यांकन और साप्ताहिक मूल्यांकन दोनों ही मूल्यांकन इंक्लूड होता है। इस मूल्यांकन के अकॉर्डिंग शिक्षक बालकों की प्रगति का अभिलेख तैयार करता है कि बालक ने कितनी प्रगति की है, वो सारे उस अभिलेख के अंतर्गत मासिक मूल्यांकन के तहत ही आता है। ये मासिक मूल्यांकन के ही अकॉर्डिंग अध्यापक उनकी वार्षिक स्थिति का आकलन लगाता है कि बालक की 1 साल की पूरी स्थिति कैसी होगी। तो ये केवल मासिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका षटमासिक मूल्यांकन। तो ये 6 महीने पे होता है बालकों का। दैनिक मूल्यांकन होता है, साप्ताहिक मूल्यांकन होता है और मासिक मूल्यांकन होता है। तो उसमें बालक इतना डरते नहीं है क्योंकि वो डेली होता है, लेकिन जो 6 मंथ पे मूल्यांकन होता है उससे बालकों में एक डर बना रहता है। तो वो डर इस वजह से होता है कि उनको ये पता होता है कि वो 6 महीने में कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीखे हैं। ये भी होंगे एग्जाम, और नहीं तो आपके भाई बहन हैं, आप देख भी रहे होंगे कि 6 महीने, साल भर, 3 महीने पे एग्जाम होता है। वो इसीलिए होता है कि उसके द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जा सके। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बालक के प्रगति का पूरा मूल्यांकन होता है तथा उस कक्षा का भी मूल्यांकन होता है कि जो शिक्षण अधिगम पढ़ाया जा रहा है वो उस कक्षा के लिए कितना सही है, इसका भी मूल्यांकन हो जाता है। और इससे प्राप्त जो रिजल्ट होता है वो अभिभावकों को भेजा जाता है। ये सब नहीं भेजा जाता है, आपका मंथली वगैरह नहीं भेजा जाता है, लेकिन 6 मंथ का अभिभावकों को भी भेजा जाता है। इस अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से रिजल्ट बालकों के घर तक भेजते हैं और अभिभावकों को ये पता चल पाता है कि बालक कितना उन्नति किया है और कितना अवनति किया है, इसके बारे में उनको भी पूरी जानकारी हो जाती है। जिससे ये होता है ना कि अभिभावक भी जब ये जान जाते हैं कि बालक कमज़ोर है या किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है या वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के उससे अभिभावकों को पता चल जाता है। तो फिर वो सहयोग करने लगते हैं, शिक्षकों से मिलने लगते हैं और जो भी कमजोरियां हैं बालक का उससे संबंधित शिक्षकों से विचार विमर्श करते हैं, वार्षिक परीक्षा में अच्छा परिणाम दे सके। नेक्स्ट है आपका वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर
प्रत्येक वर्ष लिया जाता है। इससे जाना जा सकता है कि बालक अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार है या नहीं। इसी के अकॉर्डिंग बालक को नेक्स्ट कक्षा में भेजा जाता है। कक्षा में भेजने के लिए बालकों का वार्षिक मूल्यांकन संतोषजनक होगा भी उन्हें अगली कक्षा में भेजा जा सकता है। और वार्षिक मूल्यांकन को वार्षिक अभिलेखों में लिखा जाता है। यह है आपका दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के बारे में। ये चूँकि हम आपको हेडिंग करके और उसको समझा दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन में पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब ही ये है कि बालक को अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी तभी संभव होगा जब टाइम पे दिया जाएगा। इकट्ठे एक साल में दिया जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आपका जिस तरह से आपका इसमें था, इसमें मूल्यांकन आपको किया जा रहा था, उसी तरह पुनर्बलन करने के लिए भी आपको ये सारे स्टेप जो ऊपर के हैं वही फॉलो करने हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन। सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन का मतलब ये है कि बालकों को डेली का डेली उनकी चीज़ों को देखना और उन्हें प्रोत्साहित करना। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो गृह कार्य इसीलिए दिया जाता है कि जब वो घर से करके लाता है तो उसके अंदर लिखा जाता है अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो उससे बालक खुश होते हैं। पहले हम 1, 2 यानी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो उसमें जब बालक गृह कार्य करके लाता था तो केवल गुड और वेरी गुड हम नहीं देते थे, उसके साथ साथ कुछ इमोजी बना देते थे, जैसे मुस्कुराने वाला, फ्लावर। तो बच्चे उससे बहुत खुश होते थे। उसको बनाने के लिए स्केच पेन का हम इस्तेमाल करते थे। तो जब बालक वो देखते थे तो जाते थे और बताते थे आज हमें ये मिला है, इसका मतलब हम बहुत अच्छा लिखे हैं। तो ये उनका पुनर्बलन था कि वो रोज़ अच्छा लिखने की कोशिश करते थे। तो वो इमोजी उनका पुनर्बलन था, या गुड, वेरी गुड उनका पुनर्बलन है कि वो और अच्छा कार्य करके नेक्स्ट डे आए। तो ये आपका डेली का डेली उनका पुनर्बलन है। नेक्स्ट हेडिंग आपका मासिक पुनर्बलन। मासिक पुनर्बलन में अध्यापकों को चाहिए कि वो जब उत्तर पुस्तिका देखते हैं बालकों की तो उससे संबंधित रिमार्क देते हैं। तो रिमार्क प्रशंसा का भी होना चाहिए और बालक अगर कुछ कमियां किया है तो उसका भी रिमार्क करना चाहिए, ताकि बालक अगर कहीं कमी कर रहा है तो उस कमियों को वो दूर करे और अच्छा कर रहा है तो उसे और अच्छा करने की कोशिश करे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बालकों को पुनर्बलन देने के लिए हम बालकों से ये कह सकते हैं आपने बहुत अच्छा किया है, इससे भी अच्छा कर सकते हैं, आपका कार्य सराहनीय है, आप और अच्छे कार्य की तरफ जा सकते हैं और आपका प्रयत्न प्रशंसनीय है। इन सब चीज़ों से बालक को पुनर्बलन मिलेगा और वो उससे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये 6 मंथ के मूल्यांकन के बाद उनको पुनर्बलन देना है। अब आपका हो गया डेली दे दिए, आप मंथली दे दिए, 6 मंथ पे दे दिए। अब 1 साल का जो होता है मूल्यांकन उस पर भी पुनर्बलन देना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। वार्षिक मूल्यांकन में तो उनके अंकों के आधार पे बालक समझ जाते हैं कि वो कितना अच्छा किए हैं। तो लेकिन उसमें अगर आप पुनर्बलन करते हैं तो बालक आगे चल के और अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। जैसे अगर बालक सेकंड आया है तो आप उसे पुनर्बलन ये दे सकते हैं, कोई बात नहीं, इस साल तुम सेकंड आए हो, नेक्स्ट क्लास में तुम फर्स्ट आ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है। जब अध्यापक बालकों को इस तरह के पुनर्बलन देता है तो बालक यकीन कर लेते हैं। जैसे हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम छोटे थे, मेरी मम्मी बताती है, हमको इतना याद नहीं है, तो स्कूल में टीचर गलत पढ़ाया। ठीक, हम घर आए और अपनी चीज़ों को अपनी मम्मी को बताए तो मम्मी कह रही नहीं ये गलत है, तुम्हारी टीचर गलत बताई है। तो हम कह नहीं, हमें लगा टीचर है तो वो सही बताएगी। वहाँ हम मम्मी से आर्गुमेंट करने लगे कि नहीं आप गलत बता रही, मेरी टीचर सही बता रही हैं। तो बाद में जब पेरेंट्स मीटिंग हुई, मेरी मम्मी गई तो वो इस चीज़ को टीचर के सामने रखें कि मेरा बच्चा ये है, आप यहाँ गलत बताई हैं। और
चूँकि मेरे बच्चे को आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैडम सही बताएंगी, इसलिए वो हमें सही नहीं मान रही थी। तो होता यही है कि अगर आप पुनर्बलन शिक्षक देता है उसका अलग असर होता है। अगर आप वार्षिक मूल्यांकन के बाद बालकों को पुनर्बलन देंगे तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं तुम सेकंड आए हो लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम फर्स्ट आ सकते हो, तो वो पुनर्बलन बालकों के लिए अच्छा होगा कि वो बालक नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि वो फर्स्ट आ सके, उसके लिए वो पूरी मेहनत करेगा। तो अध्यापकों का काम ही यही है कि वो टाइम पे बालकों को पुनर्बलन देता रहे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है या तुम इस काम को करने के योग्य हो। ये हम अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि बालकों को टाइम पे पुनर्बलन देते रहें। तो ये था मेरा मूल्यांकन में पुनर्बलन। इस सब का हम नोट्स नहीं दिए हैं, पुनर्बलन का भी नहीं दिए क्योंकि ये ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आपको इन दोनों से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम दे देंगे। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक़ है या आप होम रेमेडी द्वारा अपनी स्किन और हेयर केयर करना चाहते हैं या हमसे और कनेक्टेड होना चाहते हैं और मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार उस चैनल पे जाइए। इतना सपोर्ट आप हमें इस चैनल पे दिए हैं, उतना ही सपोर्ट आप हमें उस चैनल पे भी दीजिए। एक बार आप उस चैनल को ज़रूर देखिएगा। ये अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।